अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ैबुनिसा शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो है सीडीपी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरे पास पिछले साल के कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो हम जो है ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मतलब 29 सब्सक्राइब हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स और लाइक भी बहुत कम हुए हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ सके हमारे साथ और हम जो है सब मिलके जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिलकर जो है प्रैक्टिस करें और आगे तक जाएं इंशाल्लाह। और अभी चूंकि एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है, दिसंबर में है, तो जितना हो सकता है उतना हम यहाँ जो है प्रैक्टिस करेंगे हर सब्जेक्ट की। और मुझे आपसे ये कहना था कि अभी सीटेट का अगर हो जाता है एग्जाम, उसके एग्जाम होने के बाद इंशाल्लाह फिर हम जो है टेट एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला टेट TAIT टीचर एप्टीट्यूड, ये वाले टेट की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन का टाइम चल रहा है ना। और बहुत से टीचर्स है खास करके उर्दू मीडियम के जिनको ज्यादा मतलब मालूमात है नहीं, या होगा अभी तो थोड़ा कम बहुत होगा, तो क्यों ना हम आपस में मिलके ही एक दूसरे को जो है शेयर करें, मालूमात आगे बढ़ाएं और मिलकर हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी होंगे टीचर्स, स्टूडेंट, डीएड के, बीएड के, है ना, तो ऑब्वियसली एग्जाम देना है क्योंकि टेट लास्ट टाइम 2017 में हुआ था। अभी इंशाल्लाह ताला 2023 में होने वाला है, तो हम जो है कोशिश करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस करने की। तो मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है, तो आप लोग जो है देखते हैं लेकिन बहुत से लोग शेयर नहीं करते, तो शेयर कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए, तो इंशाल्लाह जो है हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बोलने में हिचकिचा जाती हूँ, कहीं कहीं मैं अटक जाती हूँ, समझ में आ रहा है मेरे, लेकिन आप लोग साथ दोगे तो इंशाल्लाह वो सब भी जो खामियां हैं वो भी इंशाल्लाह ताला दुरुस्त होती रहेगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा जो है सीडीपी है और पहला क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन जो रहते बहुत बड़े बड़े रहते, 4-5 लाइन के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ ऑप्शन लिखती हूँ आपको और जो क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स कहते हैं ना, वो मैं लिखकर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक सामने आते वो भी हम समझते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलिस्ट्रेट। मतलब क्वेश्चन ये क्या कहा गया है, डायरेक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। देखिए समझेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ना आपका, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो किसका डेवलपमेंट? ऑब्वियसली चिल्ड्रन का डेवलपमेंट, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ क्या कहा गया है कि डायरेक्शन एंड सीक्वेंस, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन एंड सीक्वेंस क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है
जो सीक्वेंस है वो हर बच्चे में, हर चाइल्ड में सेम होती है, मसावी होती है ना। तो लेकिन इसके बरक्स जो चाइल्ड का, उसका अपना ओन रेट, डेवलप एट हर ओन रेट, उसका अपना ओन रेट, उसकी अपनी तरक्की की जो सतह होती है, तरक्की की सतह है ना, उसकी अपनी वो अलहदा है। जबकि डायरेक्शन और सीक्वेंस दुनिया के हर बच्चे में मसावी होता है और उसका जो ओन रेट है डेवलप का, तरक्की का, वो अलग अलग होता है। किस तरह से कि देखिए, हर बच्चा, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे वो जापान का बच्चा हो, है ना, पहले उसकी स्टेज क्या रहेगी? इन्फेंसी स्टेज रहेगी, इन्फेंसी। हाँ, उसके बाद फिर वो थोड़ा बड़ा होगा, प्री चाइल्डहुड में आएगा, प्री चाइल्डहुड, एंड टाइम पे वर्ड्स भी आते नहीं है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड है ना। अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई और देश में कोई बच्चा है पैदा होते साथ बड़ा हो गया या फिर बूढ़ा हो गया, या फिर समझ रहे ना आप। तो इस तरह से तो होता नहीं है। दुनिया का हर बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बचपन की तरफ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे जवानी की तरफ, फिर बुढ़ापे की तरफ। इस तरह से उसकी जो है डेवलपमेंट की सीक्वेंस होती है, उसकी डायरेक्शन होती है बढ़ने की, उसकी बढ़ने की सीक्वेंस होती है। लेकिन ओन रेट जो होता है, ओन रेट, अब ओन से ही जाहिर होता है उसका अपना, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चों को खड़ा होने वक्त लगता है, कुछ बच्चों को बोलने वक्त लगता है। तो ये चीज अलग होती है। और डायरेक्शन और सीक्वेंस जो है वो चीज अलग होती है। दोनों में फर्क है। डायरेक्शन एंड सीक्वेंस डेवलपमेंट का दुनिया के हर बच्चों में मसावी होता है, सेम होता है, जबकि उसका ओन रेट जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, अलग अलग होता है हर बच्चे का, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन की। तो यहाँ क्वेश्चन वही दिया गया है कि जो बच्चे का ओन रेट है, विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस इलिस्ट्रेट। तो यहाँ इस तरह से है, ओन रेट है, तो इसमें क्या प्रिंसिपल लग सकता है? तो सबसे पहला ए दिया गया है ऑप्शन में, ए ऑप्शन दिया गया है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। हाँ, बी है लाइनियरिटी, लाइनियरिटी। सी है यूनिफॉर्मिटी, और डी है इंडिविजुअलिटी। डी है इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है। अब डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आएगा। डिसकंटिन्यूटी कैसे आएगा जबकि दोनों में कंटिन्यूटी हो रही है, दोनों में मुसलसल डेवलपमेंट हो रहा है, ये अब उसके मुताबिक हो रहा है, यहाँ उसके मुताबिक हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। लाइनियरिटी मतलब एक ही हाशिए में सीधा सीधा, तो ये भी नहीं हो सकता। यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी में यकसा, तो यूनिफॉर्मिटी तो डायरेक्शन एंड सीक्वेंस में होगा ना, सभी बच्चों में यकसा। जबकि यहाँ ओन रेट की बात की जा रही है, इसके प्रिंसिपल की बात की जा रही है,
तो इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलिटी आपका जो है राइट आंसर है। हाँ, इंडिविजुअलिटी ये आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर ना कैसा रहता है क्वेश्चन, असर्शन रहता है और सॉरी असर्शन रहता है और रीजन दिया रहता है। मतलब एक स्टेटमेंट रहता है और नीचे ना उसके रीजन दिया रहता है कि अगर मतलब कुछ बारिश हो रही है तो इस वजह से हो रही है क्या, तो ये दोनों सही है क्या, या दोनों में से कोई एक सही है क्या, या दोनों गलत है, इस तरह से ऑप्शन में दिया रहता है। या फिर अगर स्टेटमेंट सही है तो उसका रीजन उसके मुताबिक है क्या। देखिए इस तरह से अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। तो उसको ना असर्शन कहते हैं और नीचे वाले को रीजन कहते हैं। साइड हेडिंग दिया रहता है क्वेश्चन में। जो अगर फर्स्ट टाइम दे रहा होगा तो उनको पता नहीं होगा ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो असर्शन है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक जनरलाइज क्लेम अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड। देखिए चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, ओके, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मतलब कि ये कहना मुश्किल है या ऑब्जर्व करना मुश्किल है कि चिल्ड्रन और चाइल्डहुड में जो है फर्क है। उनके पहलुओं में जो एक पहलू होता है दोनों का, उनमें जो है फर्क पाया जाता है। तो ये बात जो है ना बिल्कुल सही है। हिंदी में भी देख लेते एक बार। बच्चों और बचपन के बारे में समनाहीकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। वही बात है कि दोनों को लेकर जो हम अगर एक बात कहें तो एक बात कहना मुश्किल है क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है ना वसी है, तो कहना मुश्किल है, डिफरेंट है दोनों के लेवल में। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देख लेते हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों डिफरेंट है, क्यों कहना मुश्किल है। तो चाइल्डहुड इज अ सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट। रीजन दिया गया है आपका, इस तरह से आर है, रीजन दिया गया है कि चाइल्डहुड जो होता है वो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। अब जाहिर सी बात है, हम पैदाइश से लेके मौत तक एक समाज में रहते हैं, चार लोगों के बीच में रहते हैं, तो उन लोगों का जो प्रभाव है वो हम पर पड़ता है ना। उनका असर बातचीत से लेके, रहन सहन से लेके, जिस माहौल में हम रह रहे, जिन लोगों के साथ हम रह रहे, तो उसका असर हम पर पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह बच्चों के लिए भी हम ये मान कर चलेंगे कि एक बच्चा जो सोशियो कल्चर मतलब समाज में वो जिस तरह से रह रहा है, तो वो समाज पे डिपेंड करता है कि वो जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, जिस तरह से वो रह रहा है, जो उसका रवैया है, जो उसका बर्ताव है ना। अभी सपोज कोई अच्छे घराने में रहने वाला बच्चा, कोई खाते पीते घराने में रहने वाला बच्चा, उस अच्छा मतलब अच्छे से रहता है,
उसको किसी चीज की टेंशन नहीं रहती है, हर चीज की मतलब उसको सहूलत रहती है, फैसिलिटी रहती है। लेकिन अब उसके अगेंस्ट जो गरीब बच्चा जो झोपड़े में रहता है, जो रास्ते पर बलून बेचता है, तो क्या बताइए दोनों में क्या समानता है? दोनों में मसावी है दोनों की सिचुएशन? नहीं ना। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये दोनों टर्म्स कहना कि सेम है ये मुश्किल है ना। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि दोनों सही है, तो या फिर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। तो हमारा आंसर यही है कि हाँ बात तो सही है, ए भी सही है और उसका रीजन भी सही है, दोनों ट्रू है। और जो रीजन दिया गया है वो ए के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप लोगों को कुछ भी डाउट है या ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है या फिर कुछ आपको ऐसा कुछ लगता है कमी है या कुछ डाउट जैसा लगता है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन of the process of socialization of a child। देखिए यहाँ पर भी सोशलाइजेशन की बात की गई है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग के समझ में आ जाता होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी दिया गया है कि मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड कौन सा है, कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है कि बच्चे का समाज में मुकाम, है ना। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो ए है चाइल्ड्स पोटेंशियल इज अ डेफिनेट रिजल्ट ऑन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब देखिए जेनेटिक मटेरियल का जिक्र किया गया ऑप्शन में, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि विरासत, जेनेटिक मटेरियल यानी कि विरासत। अब जरूरी नहीं है कि बच्चे को हर चीज विरासत से मिलेगी तो ही वो मतलब अच्छे से रहेगा। मतलब उसके जो वालिदैन है या उसके दादा दादी है वो शुरू से बहुत सिंसियर है, डिसिप्लिन है, तो बच्चा भी वैसे ही रहेगा। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि उस पर जो है हमारा जो है सोशलाइजेशन इफेक्ट कर रहा है ना। सोशलाइजेशन की क्वेश्चन में बात की गई है, जबकि यहाँ ए ऑप्शन में जेनेटिक मटेरियल का जिक्र किया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी है चाइल्ड कैन बी शेप एंड मॉड्यूल्ड कंप्लीटली बाय सोशल एनवायरनमेंट। अब यहाँ क्या कहा गया है कि चाइल्ड एक बच्चा ऐसा होता है जिसका पूरी तरह से जिस पर समाज का असर पड़ता है। अब ये बात भी हम सही नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से उस पर समाज का असर पड़ता है। कुछ क्वालिटी, कुछ खुसूसियत जो है पेरेंट्स से भी उसको मिलती है, जेनेटिक भी उसे मिलती है, प्रोवाइड होती है ना। बी पूरी तरह से सोशल एनवायरनमेंट पर जो है डिपेंड कर दिया गया है उसे, सोशल
इन्वायरमेंट पर पूरी तरह से डिपेंड कर दिया है, तो ये भी एक हिसाब से सही नहीं मान सकते हम। सी है, चिल्ड्रंस डेवलप इज डिटरमाइंड solely by his destiny and neither heredity nor environment play a role। अब यहाँ कहा गया है solely, मतलब उसकी जो आत्मा है वो बहुत अच्छी है, नेक है, मतलब अंदर की जो भावना है, तो देखिए ये भी ऐसा नहीं, ये सब ऑप्शन जो होते हैं ना आपको डाइवर्ट करने के लिए दिए जाते हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उसकी अंतरात्मा अगर उससे कहेंगी या उससे करवा रही है, तो इस तरह सा भी कुछ है नहीं। सी वाला सोलली कहा है, तो ये इस तरह से अगर कीवर्ड्स होंगे ना तो ये सब नेगेटिव है, ये भी ये नेगेटिव नहीं है, मतलब फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से ये नहीं होगा। बाकी ये सोलली वाला जो है ना ये नेगेटिव है कीवर्ड। उसके बाद सेकंड है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या दिया गया है डी में, देखिए मैं आपको बताती हूँ। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है ना, डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो होता है ना ये मल्टीप्लाई होता है किसका, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है, इनका मतलब बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे की जो नशोनुमा होती है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को मिलाकर होती है। जिस ऑप्शन में अगर आपको दिया जाता है ओनली हेरिडिटी या ओनली इन्वायरमेंट, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि वो ऑप्शन सही नहीं है ना, क्योंकि अगर उसके डेवलपमेंट की बात की गई है, उसके प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की बात की गई है, तो आंसर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्प्लेक्स आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है और करेक्ट आंसर है। चलिए अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीक्वेंस, तरतीबवार, हाँ तरतीबवार। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रोनोलॉजिकल तरतीबवार है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पियाजे स्टेज डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, ये पिछले साल का ही है क्वेश्चन, डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए मतलब क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे के जो डेवलपमेंट है, जो नशोनुमा है, उसकी स्टेज क्या है। पियाजे ने उनके डेवलपमेंट की स्टेज क्या बताई है, तो सिंपल है, जिसे हम शॉर्टकट में ना SP एक सेकेंड, SPCF इस तरह से शॉर्टकट में हम लिखते हैं उनकी स्टेज को, क्योंकि उन्होंने पहली स्टेज दिया था सेंसरी मोटर, सेकंड स्टेज दिए थे
प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज दिए थे कॉन्क्रीट ऑपरेशन, और फोर्थ दिए थे फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है। सेंसरी मोटर, सेंसरी मोटर, ठीक है। ये जो स्टेज है ना सेंसरी मोटर, ये जन्म से 2 साल तक रहती है। ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन में ना ए से लेके डी तक ऑप्शन में ना आगे पीछे दिया है, और बी ऑप्शन में ऐसा मतलब सही ऑप्शन दिया है बी कि पहले सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कॉन्क्रीट है, उसके बाद फॉर्मल है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ उन्होंने क्या स्टेजेस दिए थे। तो उन्होंने ये स्टेजेस दिए थे, सेंसरी मोटर जो 0 से 2 साल होती है, इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। फिर प्री ऑपरेशनल ये जो होती है 2 से 6 साल या 7 साल हम बोल सकते हैं। और फिर ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ठीक है। ये होती है 6 से 12 साल। और फॉर्मल ऑपरेशन 12 से 15 साल, है ना। तो इस तरह से इसको इन्फेंसी बोलते हैं सेंसरी मोटर को, और प्री ऑपरेशनल को अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, और कॉन्क्रीट को जो कि 6 से 12 साल होती है इसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशन मतलब एडल्सन। हाँ, तो इस तरह से ये जो स्टेज है ये प्याजे के अकॉर्डिंग है स्टेज। तो इस तरह से प्याजे जो है डेवलपमेंट की स्टेज दिए हैं। तो ये बेसिक है बहुत, और हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। प्याजे जो है ये ये वो है जिन्होंने बच्चों को कहा है कि बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट है। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि किसने कहा है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है, तो ऐसा जो है प्याजे ने कहा है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है। और जो है हमारा ये जो है संरचनात्मक है, मतलब ये जो है जहन से रिलेटेड अपना जो है नजरिया पेश करते हैं खास तौर पर। तो आप लोगों की इतना समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब मुझे बोलने नहीं आ रहा है वो वर्ड इजीली, तो उनको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट हो जाएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। Which of the following is a critic of Piaget theory? देखिए फिर से प्याजे पर ही बात आ गई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्रिटिक का मतलब होता है, क्रिटिक मीन्स तनकीद है ना, आलोचना कहते हैं जिसे हिंदी में। तो मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको जो है सही ऑप्शन बताना है कि किसमें जो है प्याजे के नजरिए पर, उनकी थ्योरी पर तनकीद की गई है।
तो ए है पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बींग्स। देखिए ए ऑप्शन कह रहा है कि पियाजे बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते कि बच्चों की इंटेलिजेंस पे, जहानत पे, जबकि मैं अभी आप लोगों को बताई कि उनकी जो थ्योरी है, उनका जो नजरिया है, वो पूरी तरह से हमारे माइंड को लेकर है, जहानत को लेकर है। तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बी है पियाजे underestimated the capacities of children in pre-operational stage। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट आंसर है। वो कैसे मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। सॉरी, सी है, सी ऑप्शन देखते हैं। पियाजे डिड नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे तो बिल्कुल ही मतलब गलत बता दिया कि पियाजे जो है वो बच्चों को समझते नहीं है। डिड नॉट अंडरस्टैंड, एक सेकेंड। तो हम देख रहे थे सी ऑप्शन, मतलब जो कहा है कि मतलब ऐसा दिया है कि पियाजे के अकॉर्डिंग के बच्चे जो है वो इल्म का तजिया नहीं कर सकते, नॉलेज को बिल्ड नहीं कर सकते, जबकि ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो क्रिटिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तनकीद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और डी ऑप्शन है पियाजे व्यू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज कंटिन्यूस। पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। अब डी ऑप्शन, ऐसा भी पियाजे ने नहीं कहा कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू है। उन्होंने तो स्टेज बताई थी ना, अभी हमने स्टेज देखे, उन्होंने डेवलपमेंट की जो है स्टेज बताई थी, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन दिया गया है ना कि पियाजे ने जो है अंडर एस्टिमेटेड किया है, नजरअंदाज किया है बच्चे का प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में उन्होंने बस ये कहा है कि उस स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है जिसमें बच्चे की एज जो होती है 2 से 6 साल होती है, उन्होंने कहा है कि 2 से 6 साल का बच्चा जो है उसका माइंड शार्प होता है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो वर्ड्स को कैच करता है और बहुत तेजी से हर काम करता है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। बहुत ज्यादा उन्होंने ना बच्चों को एक्टिव बताया, इसमें है ना, एक्टिव बताया है। लेकिन तो इसी पर तनकीद की गई है, इसी पर क्रिटिक किया गया है कि उन्होंने जो है अंडर एस्टिमेट किया है 2 से 6 साल के बच्चों को, प्री ऑपरेशनल वाले। तो क्यों? तो जरूरी नहीं है ना बच्चा, मतलब 2 से 6 साल की उम्र का बच्चा, हर बच्चा तेजी से वर्ड्स को कैच करे, तेजी से एक्टिवली काम करे, एक्टिवली हरकत करे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तरह से मतलब हम इस ऑप्शन को जो है राइट कह सकते हैं क्रिटिक के हिसाब से। ठीक है, या फिर उन्होंने जो तरक्की की सतह जो तय की है ना इस स्टेज में, वो एक महदूद सतह तक ही तय की है कि मतलब ये बच्चा जो है ना और मतलब मजीद तज्जिया नहीं कर सकता, जैसे क्वांटिटी को लेकर कि मतलब, या फिर हम कह सकते हैं कि दर्जाबंदी नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि वो दर्जाबंदी वाला सीक्वेंस वाला जो है उन्होंने
इसके बाद वाली स्टेज में दिया है जिसमें बच्चा 6 से 12 साल का होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, जो 6 से 12 साल का बच्चा कुछ चीजें कर सकता है वो ये बच्चे भी कर सकते हैं। 5 साल के 6 साल के बच्चे में भी वो क्वालिटी हो सकती है। तो बस उसी बात पर जो है क्रिटिक यहाँ पर दिया गया है आप प्याजे के सेकंड स्टेज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज पर लॉरेंस कोलबर्ग। 6 है, लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग children moral reasoning is controlled by external rewards or punishment in which stage। देखिए ये जो लॉरेंस कोलबर्ग वाला सवाल है ना, तो इन्होंने भी ना बच्चे की चाइल्ड की स्टेज दिए हैं। कितनी मालूम? 6 स्टेज दिए हैं इन्होंने। स्टेज जो है 6 स्टेज दिए हैं और लेवल दिया है 3 चाइल्ड डेवलपमेंट की। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग ने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो लेवल दिया है वो 3 लेवल है। एक सेकेंड, हाँ तो देखेंगे कि उन्होंने जो है 3 लेवल दिया है और 6 स्टेज दिया है। अभी इतना डिटेल में नहीं देखते हम, सिर्फ लेवल क्या है 3 देखिए। लेवल यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसमें 3 लेवल है। पहला है प्री कन्वेंशनल है, सेकेंड है बी है कन्वेंशनल और सी है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, और डी मोरल रिलेटिविज्म है जो कि ऐसा कुछ उन्होंने दिया ही नहीं था। पहली बात तो 3 ही दिया था। तो देखिए पहला क्या है, प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल है, और सेकंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 इन्होंने लेवल दिया था और ऑप्शन में ये तीनों है। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ऐसा कौन सा लेवल है इन्होंने जो दिया, इसमें से ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें बच्चा मोरल रीजनिंग इज कंट्रोल बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, मतलब वो जो करता है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के बेस पे करता है। कि मतलब मैं बाजार से सामान लाऊंगा या दुकान से सामान लाऊंगा, मुझे आप ये बदलों में ये देंगे तो ही मैं लाऊंगा, या फिर मैं होमवर्क करूंगा मुझे कैडबरी देंगे तो ही मैं होमवर्क करूंगा। तो ये इस तरह का है, मतलब इस तरह की किस्म है। या पनिशमेंट इन विच स्टेज, पनिशमेंट या फिर वो पनिशमेंट के डर से वो काम करता है कि नहीं मम्मी मारेगी तो मैं होमवर्क करूंगा, या फिर मुझे चॉकलेट देंगे तो मैं होमवर्क करूंगा। तो ये वाली जो स्टेज होती है ये कौन सी स्टेज है? तो ये जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज है अकॉर्डिंग लॉरेंस कोलबर्ग की। ठीक है, अब कन्वेंशनल स्टेज क्या है? अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो स्टेज पूछा था उसका आंसर ये है प्री कन्वेंशनल। ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन में दिया है ना कि वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स
या पनिशमेंट के डर से करता है, तो वो कौन सी स्टेज है, तो वो ये वाली स्टेज है। ओके, अब देखिए कन्वेंशनल स्टेज, इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब ये जो होता है ना 2 से 6 साल, और इसमें बच्चा 6 से 12 साल का होता है, और इसमें 12 से 15 साल का। तो ये कन्वेंशनल स्टेज वाला जो बच्चा है ना, ये गुड बॉय गुड गर्ल है, मतलब स्टेज में ये वर्ड है गुड बॉय गुड गर्ल, अकॉर्डिंग समाज के मतलब वो जो है 4 लोगों के बीच में रहता है, और उसके दिल में ये जज्बात उजागर होते हैं कि मुझे ना कुछ करना है, मतलब खुद को अच्छा बन के दिखाना है, कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे टीचर शाबाशी देंगे, मैं ये करूंगी तो मुझे अब्बू जो है शाबाशी देंगे, अच्छा बच्चा कहलाऊंगा, इसलिए वो काम करता है। तो वो ये वाली स्टेज है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ये होती है कि मतलब हाई लेवल की हाइपो थिंकिंग आ जाती है बच्चे में, बच्चा फर्क समझता है सही गलत में, अगर कोई रूल्स है तो रूल्स सही है गलत है फॉलो करने चाहिए, सही रूल्स है क्या, इस तरह की जहानत उसमें आती है, तो उसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे फिर आ गए, जीन पियाजे, according to Jean Piaget, human baby is born with some instinct and reflexes term as के मतलब जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर अंदरून में ऐसा क्या होता है, रिफ्लेक्सेस टर्म्स क्या होती है उसमें, तो ऑप्शन दिया गया है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन होता है, अकोमोडेशन होता है, या फिर स्कीमाज होता है, या माइंड मैप होता है, माइंड मैप, या डी है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस होता है। अभी देखिए न्यू बॉर्न बेबी है, तो अकोमोडेशन का मतलब होता है ऐड करना, वो भी एक प्रोसेस है, वो मैं समझाऊंगी आपको आगे। स्कीमा है, ठीक है, स्कीमा मतलब हमारा जहन, ये एक है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माइंड मैप है, तो क्या छोटे बच्चे में माइंड मैप होगा क्या, माइंड मैप मतलब अगर हम किसी चीज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी पेड़ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम एक मैप बना लेते हैं उसका, कि उसके फीचर्स ये रहते हैं, उसके काम ये रहते हैं, ये रहते हैं, ये रहते हैं, इस तरह से माइंड में मैप बनाते हैं, तो उसे माइंड मैप कहते हैं। कि न्यू बॉर्न बेबी में ये होगा नहीं, ये तो हरगिज नहीं। ऑपरेशंस, प्रक्रियाशीलता, ये भी नहीं होगा ऑपरेशन, क्योंकि ये भी हाई लेवल का हो जाता है एक हिसाब से। अकोमोडेशन भी नहीं है, क्योंकि अकोमोडेशन जो होता है वो एक तरह का प्रोसेस होता है, मतलब हमारी जो मेमोरी होती है उसमें किसी न्यू चीज को ऐड करने का एक प्रोसेस होता है अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये भी न्यू बॉर्न बेबी में कैसे, मतलब तो जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा जो होता है ना, ये है, ये स्कीमाज होता है। अब स्कीमाज किसे कहते हैं,
तो हमारा जो दिमाग रहता है ना, हमारे दिमाग में जो है इस तरह के मेमोरी के जो है ना हिस्से होते हैं, मेमोरीज के हिस्से होते हैं, जिसमें हम कुछ चीजें जो है सेव कर लेते हैं। हमारा जो दिमाग है उसको सेव कर लेता है। जिस तरह से कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम कुछ इंटर करते हैं, कुछ टाइप करते हैं तो वो सेव हो जाता है, महफूज हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह। और इसी को जो है जीन पियाजे ने कहा है स्कीमा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं स्कीमा। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसका राइट आंसर स्कीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 है, according to Lev Vygotsky, new knowledge is constructed in a zone between। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार न्यू नॉलेज यानी नई मालूमात, नया इल्म कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन, जोन की बात की गई है। जोन मतलब जगह, जगह कह सकते हैं, मुकाम कह सकते हैं, है ना, स्पेस, स्पेस कह सकते हैं। देखिए लेव वाइगोस्की का ये जो जोन वाला क्वेश्चन है ना, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है इसे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब आप जो हो इस जोन में हो, ठीक है, आप जो हो इस जोन में हो, मतलब आप खुद से इतना पढ़ सकते हो, इस जोन के अंदर आपकी हद है और आप खुद से मेहनत करके, कोशिश करके इतना पढ़ सकते हो, इतना इल्म हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई हेल्प करता है, आप किसी की हेल्प लेते हो, गाइडेंस लेते हो, तो जिसे रेनफोर्समेंट भी कहते हैं, रेनफोर्समेंट मिलता है, तो आप जो हो ना यहाँ तक पहुंच सकते हो, यहाँ तक पहुंच सकते हो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की संभावना है। तो इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्वेश्चन वही कहा गया है कि न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इन अ जोन बिटवीन। यहाँ तक तो हमारी अपनी नॉलेज रहती है, लेकिन अगर रेनफोर्समेंट मिलता है, किसी की हेल्प मिलती है, तो हम जो है अपनी नॉलेज को यहाँ तक बिल्ड कर सकते हैं, है ना। तो वो वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो ऑप्शन ए है, व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड इट्स कैपेबल ऑफ नोइंग। मतलब ए ऑप्शन ही सही है आपका। व्हाट अ चाइल्ड नोज, बच्चे को क्या मालूम है, बच्चे को जो मालूम है, एंड इज कैपेबल ऑफ नोइंग, और वो कैपेबल है आगे और मालूमात हासिल करने के, कैपेबल है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल लेव वाइगोस्की का जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला जो थ्योरी है उस पर बिल्कुल डिपेंड करता है, सही है। बाकी के जो ऑप्शन है कि व्हाट अ चाइल्ड नोज एंड व्हाट इज मच बियॉन्ड हर रीच, के मतलब उसको नॉलेज है और कुछ नॉलेज ऐसी है जो उसके हासिल करने के एकदम दूर है,
उसके सोच से दूर है, समझ से दूर है। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। सी है व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट द टीचर थिंक्स शी शुड नो। अब यहाँ टीचर क्या सोचते, क्या समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सीखना है। तो यहाँ सवाल ही उठता नहीं है टीचर की सोच से, क्योंकि हमें बच्चे की सोच को मरकजी रोल देना है, अहमियत देना है, ना कि टीचर की सोच को। डी है व्हाट अ चाइल्ड वांट्स टू नो एंड व्हाट हर पेरेंट्स थिंक शी शुड नो। अब यहाँ पेरेंट्स का भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि पेरेंट्स की सोच से बच्चे को चलाना नहीं है, बल्कि बच्चे की जो सोच है वो मायने रखती है, उसे बिल्ड होना चाहिए, बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर है, ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है कि वो कैपेबल होता है और जानने के और मालूमात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ चाइल्ड इन द क्लासरूम हिट्स हर क्लासमेट। मतलब एक बच्चा है, वो अपनी क्लास में दूसरे बच्चे को जो है धक्का देता है। इन द सेम वे दैट ही या शी हैज सीन बीइंग पनिश एट होम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह घर में उसके साथ किया जाता है, घर में उसको पनिश किया जाता है, वही चीज अपने क्लास में आके वो बाकी के बच्चों के साथ कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टिविज्म का है, बी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, सोशल कंस्ट्रक्शन है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग है। तो क्या कौन सी लर्निंग है ना? तो मैं बता देती हूँ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। उसने अपने घर में ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, उन बर्ताव को उसने देखा, जांचा, परखा, तब जाके वो स्कूल में आके बिल्कुल वैसे ही कर रहा है ना? तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। लिखी नहीं और मिटाने जा रही हूँ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये जो है ना थॉर्नडाइक का नजरिया है, और याद नहीं आ रहा है मुझे, वरना मैं अभी बताती थी आप लोगों को। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग चलिए नेक्स्ट 10 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वुड। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो सिंपल है और जल्दी से हम आंसर ढूंढ लें। चाइल्ड सेंटर यानी कि चाइल्ड से पॉजिटिव वाला, चाइल्ड से रिलेटेड पॉजिटिव वाला ऑप्शन जल्दी जल्दी हमको जो है एग्जाम में ढूंढना होता है। तो यहाँ पर वही दिया है अ चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वुड, कि मतलब क्लासरूम में चाइल्ड सेंटर क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, है ना? तो पहला ऑप्शन है प्रोविजनिंग फॉर अ लॉट ऑफ रिसोर्स। जाहिर सी बात है, रिसोर्स होना चाहिए, तदरीसी वसाइल होना चाहिए बच्चे के, ताकि वो अच्छे से, हमारी तदरीस भी अच्छी हो, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के समझ में आए, बच्चा एक्टिवली उसमें हिस्सा ले, है ना? तो पहला ऑप्शन भी सही है। सेकंड है बी बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग। देखिए फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग मतलब फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग मतलब लचीला, तब्दील शुदा, है ना? मतलब उसको ग्रुप में मिलकर काम करना चाहिए, जिसके बाद वाइगोस्की भी कहते हैं कि बच्चे को जो है ग्रुप में मिलकर काम करना चाहिए, ताकि उसमें जो है एक दूसरे
दूसरे की मदद करने का जज्बा पैदा हो, परवान चढ़े, मिलकर काम करें और वो जो है मिलकर अच्छे से अच्छी एक्टिविटी कर सके। तो ये भी बच्चे के साइड जो है पॉजिटिव पॉइंट है ना। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन है यूज टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, है ना। तो ये ऑप्शन जो है ठीक नहीं है कि यूज टेक्स्ट बुक एज ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, सिर्फ टेक्स्ट बुक का यूज करके ही उसको पढ़ाना, तो वो तो फिर बोर होते रहेगा, सिर्फ आप टेक्स्ट बुक ही खोल खोल के उसको पढ़ा रहे हैं तो ये सही नहीं है आपका। फोर्थ है हैव चिल्ड्रन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट, ऐसी सरगर्मी कराना जिसमें बच्चा एक्टिव हो, पार्टिसिपेंट हो, उसकी अपनी दिलचस्पी हो। फिफ्थ है फॉलो आर रिजिडली स्ट्रक्चर करिकुलम एंड एम्प्लॉय समेटिव असेसमेंट, मतलब रिजिड मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, हाँ मुश्किल करिकुलम का यूज करना, मुश्किल वाली सतह वाले निसाब का यूज करना, उसको मतलब एकदम रूल रेगुलेशन वाला पढ़ाना, एकदम स्ट्रिक्टली उसको टीच करना, तो ये भी पूरी तरह से रॉन्ग है। जहां रिजिडली दिया रहता है ना, रिजिडली, तो ये ऑप्शन, ये जो है कीवर्ड है ऑप्शन एलिमेंट करने का, जिसमें रिजिड दिया इसका मतलब वो सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अगर क्वेश्चन में पूछा है कि सही नहीं है तब रिजिड राइट आएगा, अगर नहीं गलत है पूछा है तो ये सही नहीं, गलत है ये मतलब, ठीक है। तो मतलब ये कैसे ऑप्शन दिए गए थे कि मतलब ए है, ए में ना इस तरह से दिया गया था, पता नहीं आपको दिखाओगी तो दिखेगा कि नहीं, पता नहीं, ये इस तरह से ए में इस तरह से पहला दूसरा चौथा, फिर बी में पहला तीसरा पांचवा, फिर सी में इस तरह, डी में इस तरह। तो अभी मैंने एक्सप्लेन की ना, तो वो बुक वाला कैंसिल हो गया है हमारा, और फिर बाकी के जो ऑप्शंस थे वो सही थे। एक टेक्स्ट बुक वाला गलत था और दूसरा रिजिड स्ट्रक्चर करिकुलम वाला जो था वो रॉन्ग था, बाकी सब जो मैंने एक्सप्लेन की हूँ वो सब सही थे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी मेरी टीचिंग, और जो भी कमी है क्या सही करना है वो भी मुझे बताइए, और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग मेरी हिम्मत बढ़े और मैं और जोश के साथ अच्छे से आप लोगों को और अच्छे से टीच कर सकूं इंशाल्लाह। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।